रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। एक बच्चा होता है जिसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो उठता है तो उसको घर में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। जब वो उठ के जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो जो नज़ारा देखता है, उस नज़ारे को देखकर वो सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता सुन पाता, उसके ऊपर तुरंत हमला होता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की तो ये पहली शुरुआत थी। इसके बाद धीरे धीरे करके 4 कत्ल हो जाते हैं। जब चौथा कत्ल हो रहा था तो वहीं से दिशा कुछ ऐसी बदलती है कि उसके बाद कातिल का भी कत्ल हो जाता है। यानी कि जो कत्ल कर रहा था उसका भी कत्ल हो जाता है। जब इस कहानी की गूंज उस इलाके में, उस शहर में गूंजती है तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जिस कातिल को पकड़ा है, जिस बात का खुलासा किया है, वो सब पुलिस का सब दिखावा था। वो कोई बात सच नहीं है, ये सब पुलिस की नौटंकी है। और पुलिस का भी ये दावा था कि ये कोई दिखावा या कोई चाल नहीं है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश का एक इलाका पड़ता है भिंड। और भिंड जिले की एक कोतवाली है, शहर कोतवाली, और इसी का एक इलाका है वीरेंद्र नगर, और यहीं की ये सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 14 मई सन 2024 की सुबह लगभग 9 बजे की बात है। एक बालक होता है जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल होती है। उसका नाम नीलेश शर्मा उर्फ पेटू होता है। वो बालक अपनी मौसी के घर पे जाता है। दरअसल उसकी मौसी का घर उसके घर से 4-5 घर छोड़ के ही था। अब वो बालक जैसे ही अपनी मौसी के घर पे जाता है तो वो देखता है कि घर का ताला लगा हुआ है। अब वो ताला लगा हुआ देखकर उसको तो पता थी कि मौसी घर पे ही है, कहीं गई नहीं तो बाहर से ताला क्यों लग रहा है। वो कहीं आवाज़ लगाता है लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती किसी की, कोई अंदर है नहीं। वो बालक क्या करता है, उसी गेट से होकर वो छत पर चढ़ जाता है। अब छत पे चढ़ के जब वो अंदर झांक के देखता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो बालक सन्न रह जाता है। वो अंदर देखता है कि घर के अंदर कईयों लाशें पड़ी हुई हैं और जगह जगह पे खून पड़ा हुआ है। वो लड़का डर के मारे अपने दादाजी के पास गया भागकर, और अपने दादाजी को बताता है कि मौसी के घर पे तो कुछ हो गया है, वहाँ पे भैया और दीदी के साथ भी कुछ हुआ है। अब देखते ही देखते ये सारी खबर उस इलाके में फैल जाती है और देखते ही देखते भारी संख्या में लोग वहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इन सभी लोगों की हत्या हो गई। साथ ही अब एसपी नवनीत भसी और साथ ही इस शहर की कोतवाली के जो एसएचओ होते हैं आसिफ मिर्जा बेग, वो अपनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आके वो लोग देखते हैं कि इस घर में एक विधवा महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है और उसका नाम रीना शुक्ला होता है। रीना शुक्ला, उसकी बेटी छवि जिसकी उम्र लगभग 10 साल है, और रीना की जेठ की बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। एक और भतीजी होती है जिसका नाम अंबिका है, और एक भतीजा होता है जिसका नाम है गोलू। ये कुल मिलाकर 13, 14, 10 और 16 साल तक के बालक होते हैं। दोस्तों, 4 बालक थे और एक औरत थी। घर के अंदर से लाश निकलना ये एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। और अब जब पुलिस ने इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पुलिस को सबसे पहले ऐसा लगा, हो सकता है कि रात को यहाँ पे डकैती पड़ी हो और डकैती के दौरान ही इस सारे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया हो, क्योंकि घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने पूरे घर को अच्छी तरह से तलाश किया तो कोई भी ऐसा सामान गायब नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से इस घर में डकैती पड़ी हो और ये 5 खून हुए हों। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही गोविंदपुर के एक रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था तो पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस घर में क्या हुआ था, किसने लूट की थी, किसने उन 5 लोगों की हत्या की थी, और हर कोई उस हत्याकांड के बारे में समझना चाहता था। अब अखबारों में जो खबर छपती है और पुलिस ने जो कहानी बताई थी वो कहानी कुछ इस तरह से है कि इस घर में एक महिला रहती है जिसका नाम रीना शुक्ला है। उसकी एक बेटी है 16 साल की, वो भी इस घर में रहती है। उसके पति का निधन सन 2014 में किसी बीमारी के चलते हो जाता है, और उसी दिन उसके घर में उसका एक भतीजा, एक भतीजी और उसके जेठ का एक बेटा होता है। यानी कि उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ था
उस दिन उस घर में रीना शुक्ला और उसके साथ में 4 बच्चे होते हैं। अब जो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किया था उससे पुलिस ने पूछी कि आखिर तुमने इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया, तुमने उस महिला को और 4 बच्चों को क्यों मारा। अब जो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किया था यानी कि नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर, उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल वो बताता है कि रीना शुक्ला के घर पे पहले किराएदार रहा करती थी जिसका नाम रोली भदौरिया होता है। अंकुर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए रीना शुक्ला के घर पे जाया करता था और तभी से इन दोनों में बोलचाल शुरू हो गई थी। उस वक्त अंकुर की उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और इस महिला की उम्र लगभग 32-31 साल के आसपास रही होगी। अब जब अंकुर उसके घर पे जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था तो रीना शुक्ला की उससे बोलचाल शुरू हो जाती है। वो उससे हालचाल पूछती थी, अंकुर भी उससे हालचाल पूछा करता था। अब हालचाल पूछते पूछते कब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। अब जब इस विधवा महिला और अंकुर की बात होना शुरू होती है तो ये लगातार अपने फ़ोन पर बात करना शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने में ही इन्होंने 300 से ज़्यादा बार बातें अलग अलग नंबर से की हैं। अब बातचीत का सिलसिला कुछ लंबा चलने लगता है। अब रात को उसको इशारा मिला करता था। अब जो शिक्षक होता है, जो अंकुर होता है, उसको इशारा मिलता था तो ये रात को उस महिला के घर पे आ जाया करता था। अंकुर ने नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ था तो अंकुर कुछ दवाइयाँ लाकर रीना शुक्ला को दे दिया करता था और रीना शुक्ला उन दवाइयों को खाने में मिलाकर अपनी बेटी को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को, इन सबको दे दिया करती थी ताकि वो इत्मीनान से सो जाएं। अब वो लोग सो जाते थे तो अंकुर घर में प्रवेश करता था। उसके बाद में वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और जितना समय हो सकता था उतने समय तक वो दोनों एक साथ रहा करते थे और सुबह होने से पहले ही अंकुर वहाँ से निकल जाया करता था। अब 13-14 मई सन 2016 की रात की बात है। उस समय क्या होता है, रीना शुक्ला जैसे दवाइयाँ पहले मिलाती थी उसी तरह से दवाइयाँ आज भी मिलाई थी। उन सब लड़कियों ने भी दवाई का खाना खाया था, उस लड़के ने भी खाया था। अब लड़कियों के ऊपर तो दवाई का असर हो गया लेकिन आज उस लड़के के ऊपर दवाई का असर नहीं हुआ। रात को लगभग 12:30-1 बजे का समय होता है तो जो लड़का होता है उसका नाम है गोलू। अब गोलू की आंखें खुल जाती हैं। अब आंखें खुलती हैं तो उसे अपने घर में से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। अब गोलू सोचता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो वो उठ के घर के अलग अलग हिस्से में जाता है और देखता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो वो जाके एक कमरे के पास जाता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो उसकी नज़र अपनी बुआ के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी बुआ किसी के साथ गलत परिस्थिति में यानी कि अवैध संबंध बनाते हुए उसके सामने नज़र आ जाती है। अब जैसे ही वो अपनी बुआ को किसी और मर्द के साथ में इस तरीके से देखता है तो वो सन्न रह जाता है। अब गोलू कुछ बोल पाता, कह पाता या सुन पाता उससे पहले ही जो अंकुर होता है और जो उसकी बुआ होती है उसको मारने का प्लानिंग कर लेती हैं और उसको मार डालते हैं। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो चिल्लाए ना, झटपटाए ना। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है तो तुरंत उसके मुंह में कपड़ा घुसोड़ दिया जाता है ताकि इसकी आवाज़ घर से बाहर न जाए और उसके बाद उसे चक्कुओं से गोद दिया जाता है। अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद पहले तो अंबिका जाग जाती है और उसके बाद महिमा जाग जाती है। जैसे कि गोलू को मारा गया था उसी तरह से अंबिका और महिमा इन दोनों को चाकुओं से गोद गोद कर मारा जाता है। अब इसी बीच रीना की जो इकलौती बेटी होती है छवि, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो आकर इसी नज़ारे को देख लेती है। अब कातिल क्या कहता है कि अब इसको भी मारना पड़ेगा, तो रीना कहती है कि नहीं, हम इसे नहीं मार सकते। तो जो कातिल होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर, वो कहता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये पुलिस को सारी बात बता देगी और तब ये पुलिस को सारी बात बताएगी तो तुम और मैं दोनों जेल में जाएंगे, इसलिए हम दोनों को मिलकर इसको मारना ही होगा। अब अंकुर क्या करता है, वो छवि के पास जाता है और उसको चक्कू से गोद गोद कर मार डालता है। अब रीना ये सब कुछ देखकर रो रही होती है क्योंकि छवि उसकी इकलौती बेटी थी। अब जब वो उसको छवि को मार डालता है तो वो रीना की ओर देखता है तो अंकुर के मन में एक बात आती है कि मैंने इन 4 कत्लों को किया है और इसने रीना ने चारों कत्लों को होते हुए देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जाकर ये पुलिस से बोल दे, क्योंकि इसकी इकलौती बेटी मर गई है, ये पुलिस से जाके बोल दे कि इसी ने मेरे 4 बच्चों को मारा है और मैं अब उसके बाद जेल जाऊं और ये फ्री हो जाए। तो अंकुर क्या करता है, वो रीना गुप्ता के पास जाता है
उसे भी चाकुओं से गोद गोद कर मार डालता है। यानी जो अपनी आंखों से इन चारों कत्लों को देख रहा था, जो कत्ल करने में उसकी मदद कर रहा था रीना शुक्ला, वो रीना शुक्ला को भी मार डालता है, जिस तरह से कि उसने गोलू, अंबिका, महिमा और छवि को मारा था। अब हत्या करने के बाद जो अंकुर होता है घर में 1.5 से 2 घंटे तक रुकता है और घर में सामान को कुछ इस तरह से फेंक रहा होता है कि सुबह ऐसा लगे, चाहे पुलिस आए चाहे उसके परिवार के लोग, वो आके ये सोचें कि रात को हो सकता है इस घर में डकैती है या लूट हुई हो, और इस लूट के दौरान ही रीना शुक्ला और उन 4 बच्चों की हत्या की गई है। और ये सब कुछ करने के बाद अंकुर अपने घर चला जाता है गोविंदपुर। अब वो ये सोचता है कि उसको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकाली और कॉल डिटेल निकालने से ये पता चलता है कि अंकुर के और रीना शुक्ला के कुछ ज़्यादा ही अच्छे संबंध थे, इसलिए वो पुलिस सबसे पहले जाके अंकुर को ही उठाती है। इधर तो पुलिस ने फ़ोन के आधार पर अंकुर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरी ओर जब फॉरेंसिक वाले उसके घर पे जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि रीना शुक्ला के घर पे जब फॉरेंसिक वाले आते हैं तो वो देखते हैं कि एक गिलास पर अंकुर के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं और साथ ही जो रीना शुक्ला थी उसका जो वेजाइनल स्लाइस होता है उसके कुछ निशान जो अंडरवियर पे लगे होते हैं अंकुर के अंडरवियर के निशान और रीना शुक्ला के वेजाइनल स्लाइस के दोनों की जो डीएनए टेस्ट किया जाता है तो वो दोनों सेम पाए जाते हैं। और अंकुर की निशानदेही पर पुलिस उस चक्कू को भी बरामद कर लेती है जिससे कि उसने 5 कत्ल किए थे। दोस्तों, जो शिक्षक होता है अंकुर, उसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं थी, उसकी उम्र मात्र 24-25 साल की है। वो घरों पे जाके लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। ट्यूशन पढ़ा के वो अपने परिवार को चला रहा है और उसने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 कत्ल कर लिए, यानी कि उसने अपना सारा जीवन खराब कर लिया एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लड़की के परिवार वाले लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमारी लड़की यानी कि रीना शुक्ला को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल हमारी लड़की ऐसी नहीं है, उसके चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है। वो रीना शुक्ला के घर वाले कह रहे हैं कि हम और ऊंचा इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि अभी निचली अदालत से हाई कोर्ट में जाएंगे और इसकी पूरी जांच पड़ताल कराएंगे। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया और खुलासा करने के बाद लगभग 34 महीने का समय लगा इस केस को अदालत तक ले जाने में। अदालत में चार्जशीट लगने के बाद जब अदालत में सुनवाई होती है और जज साहब के पास ये बात पहुंचती है कि इसने एक महिला और 4 बच्चों का कत्ल किया है। जो जज होते हैं उनका नाम है ML राठौर। जज साहब जब इस सारी घटनाक्रम को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति की अवैध संबंधों की पोल खुल जाती है और अवैध संबंधों की पोल खुलने के डर से वो 1-2 नहीं बल्कि 5-5 कत्ल कर देता है, उस व्यक्ति को कभी समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो समाज में घूमेगा तो वो किसी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए इसको फांसी की सज़ा दी जाती है और इसको फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी जान न निकल जाए। दोस्तों, अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जो कातिल है अंकुर, अभी उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहाँ पे दया याचिका के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे और चांस मिलने के बाद क्या उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी या उसकी सज़ा को किसी और सज़ा में जैसे कि उम्र कैद वगैरह में तब्दील कर दिया जाएगा। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कानून के हिसाब से अभी उसके बचने के बहुत सारे चांसेस हैं। उधर जो रीना शुक्ला के परिवार वाले लोग होते हैं उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हमें सही बात नहीं बता रही है कि आखिर उनके घर में क्या हुआ है, इसलिए हम जितना हो सकेगा आगे लड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि हमारे पास इस घटना के पुख्ता सबूत हैं और जो खूनी है वो अंकुर ही है और जो हमारे पास सबूत हैं उसके आधार पर ही हमने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।